हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स का चैप्टर नंबर 16 जिसमें वर्ष 2024-25 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 16 नंबर टॉपिक है 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा 18 नंबर टॉपिक है वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, और साथ ही साथ इसमें भारत सरकार के आगामी लक्ष्य को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है 2024-25 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। तो डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद है कर्नाटक वन विभाग का राजदूत। तो कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले बने हैं। उसके बाद है ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। उसके बाद है वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर। तो वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कंगना रनौत। तो याद रखेंगे, डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं, कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले हैं, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं, वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। अगला देखते हैं, आगे है मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ हैं। उसके बाद फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। उसके बाद है टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर। तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल है। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर, तो फिट आइकन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। उसके बाद है टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर। तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर यह हो जाएंगे विक्की कौशल। देखिए, रिपीट कर दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद है स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर। तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन दोनों हैं। याद रखेंगे, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन दोनों हैं। उसके बाद है इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर। तो इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। उसके बाद है फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर। तो फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। उसके बाद पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। तो पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पीवी सिंधु। अगला है खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना बनी हैं। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर बने हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर जो कि पंकज त्रिपाठी है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। नेक्स्ट है, अगला है थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। तो थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। नेक्स्ट है फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर। तो सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर यह बने हैं एम एस धोनी। उसके बाद है मोटो जीप इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। मोटो जीप इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने हैं। नेक्स्ट है तंबाकू नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। तंबाकू नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी है। उसके बाद ग्रीनडे के बेटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर यह भी पीवी सिंधु बने हैं। उसके बाद T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर जो है युवराज सिंह, ग्रेस गेल, शाहिद अफरीदी और उसेन बोल्ट, यह सभी जो है T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के राष्ट्रीय एम्बेसडर। तो यूनिसेफ इंडिया के द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर बनी है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ब्रांड एम्बेसडर, यह हरियाणा के लिए मनु भाकर बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के मनु भाकर हो जाएंगी। उसके बाद है बिस्लेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। तो बिस्लेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। नेक्स्ट है एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। उसके बाद रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर, तो भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ और नीरज चोपड़ा दोनों हो जाएंगे भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर। अगला है रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर। तो रैंगलर क्लॉथ्स के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना बनी है। उसके बाद
हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर यह भी स्मृति मंधाना हो जाएंगी। उसके बाद है त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, तो त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हो जाएंगे। और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हो जाएंगे। और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर याद रखेंगे, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर यह हो जाएंगी दिया मिर्जा। तो यह सभी जो है कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर के नाम थे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम के बारे में। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि 18वीं लोकसभा चुनाव के जो घोषणा हुई थी 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। याद रखेंगे कि चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को हुई थी और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। और 18वीं लोकसभा चुनाव जो है 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया था और इसके नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था इसमें। आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न दलों द्वारा जीती गई कुल सीटें। देखिए पार्टियों के नाम दिए हुए हैं, उसके बाद सीटों की संख्या और वोटों का प्रतिशत है। बीजेपी को मिली थी 240 सीटें यानी वोटों का 36.56%। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीटें, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, एआईटीसी को 29 सीटें और डीएमके को 22 सीटें। उसके बाद टीडीपी को 16 सीटें और जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। देखिए आगे देखेंगे कि हम लोग कुल मतदान जो है 65.79% रहा है, इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। उसके बाद लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ है। उसके बाद असम जो है 81% इसका स्थान रहा है। तो याद रखेंगे कि लक्षद्वीप में सबसे अधिक मतदान रहा है 84%, उसके बाद असम में मतदान जो है 81% रहा है। उसके बाद है सबसे कम मतदान बिहार में 56.19% दर्ज किया गया है और जम्मू और कश्मीर में यह 56.58% था। नेक्स्ट है चुने गए सांसदों की औसत आयु जो है 56 वर्ष है और 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद हो जाएंगे यह डीएमके के टीआर बालू हैं। तो टीआर बालू जो हैं 82 वर्ष के हैं, अब जो है 83 वर्ष के हो गए हैं। याद रखेंगे कि सांसदों में सबसे अधिक उम्र के हो जाएंगे उम्रदराज डीएमके के टीआर बालू जो अभी 83 वर्ष के हैं। और कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला सांसद से 4 कम ही हैं। और 2019 की लोकसभा में हुए 216 सांसद मौजूदा संसद में भी चुने गए हैं। वहीं 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों का आपराधिक मामला दर्ज है और इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद भी शामिल है। याद रखेंगे कि इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद भी शामिल है। वहीं 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा जो है भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे। देखिए इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा जो 3 रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे उसको देखते हैं हम लोग। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए थे जो कि इंदौर लोकसभा सीट से थे। और शंकर लालवानी के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर यानी 11,75,092 से पराजित किया गया था। और इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए हैं। यह अब तक के किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सबसे अधिक मत हैं। तो याद रखेंगे कि इंदौर लोकसभा सीट से 3 नए रिकॉर्ड बन गए हैं कि भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की सर्वाधिक 12,26,751 वोट मिले हैं और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सबसे अधिक वोटों के अंतर यानी 11,75,092 वोट से पराजित किया है। और इंदौर लोकसभा सीट के लिए जो है 2,18,674 नोटा भी प्राप्त हुए हैं। तो 3 नए रिकॉर्ड हुए हैं। और वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। अगला पॉइंट है कि सूरत से भाजपा उम्मीदवार जो है मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जो हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। देखिए इसमें हम लोग जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राज्य या यूटी का नाम है, फिर उसके बाद उत्पाद का नाम है, फिर उसके बाद मंथ का नाम है कि किस महीने में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले है देखिए गोवा।
तो गोवा का प्रोडक्ट है ओजोफेनी। ओजोफेनी जो है यह मादक पेय पदार्थ है। तो ओजोफेनी को जीआई टैग दिया गया है जो कि गोवा का है, यह जून 2025 में दिया गया है। उसके बाद है राजस्थान। तो राजस्थान का है सांगरी बीन। सांगरी बीन जो है यह फल ही है, इसको मई 2025 में जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद केरल का है, केरल का कनड़िप्या जो है आदिवासी हस्तकला जो है कनड़ियप्पा, कनड़ी पया हो जाएगा, यहाँ पे अधप पया हो जाएगा, यह जो दिया गया है केरल के। उसके बाद मेघालय का हो जाएगा रिंडिया सिल्क, रिंडिया सिल्क और साथ ही खासी हैंडलूम। तो रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया है जो कि मेघालय का है, अप्रैल 2025 में जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश का है बनारसी शहनाई और बनारसी तबला। तो बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जो है जीआई टैग अप्रैल 2025 में दिया गया है। साथ ही देखेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का नोलेन गुड़ संदेश जो है मिठाई है, इसको जीआई टैग दिया गया है, अप्रैल 2025 में दिया गया है। अगला है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में कुंभकोनम जो है, कुंभकोनम पान के पत्ते और थोवलाई फूलमाला जो है, ये दोनों को जीआई टैग दिया गया अप्रैल 2025 में दिया गया है। तो याद रखेंगे कि तमिलनाडु के कुंभकोनम पान के पत्ते और थोवलाई फूलमाला दोनों को जीआई टैग दिया गया है। वहीं तेलंगाना के वारंगल चपाता मिर्च यानी टमाटर मिर्च जिसको बोलते हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है जो कि तेलंगाना का है। गुजरात के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है, मार्च 2025 में प्रदान किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे असम। देखिए असम का दिया हुआ है, असम का बोडो जौ ज्वारन है, यह चावल बियर है। उसके बाद मैब्र जौ बिड़वी है, यह भी चावल बियर है। बोडो जौ गीसी है, यह भी चावल बियर है। बोडो नफाम खाद्य पदार्थ है और बोडो ओंडला खाद्य पदार्थ है। बोडो गुआखा खाद्य पदार्थ है। बोडो नार्जी खाद्य पदार्थ है। बोडो अरनाई पारंपरिक वस्त्र है। तो जितने भी बोडो और मैब्र वाले हैं यह सभी असम के जीआई टैग प्राप्त हैं। अक्टूबर 2024 में इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया था। साथ ही देखेंगे फिर से अगला है उत्तर प्रदेश का। देखिए उत्तर प्रदेश का है शामली जिला का जो गुड़ है, इसको जीआई टैग दिया गया है, जून 2024 में दिया गया है। गुजरात के अंबाजी व्हाइट मार्बल और अजरक प्रिंट कच्छ का जो है, इन्हें भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे कि गुजरात के अंबाजी व्हाइट मार्बल और अजरक प्रिंट कच्छ को जीआई टैग प्रदान किया गया है और यह लगातार मई 2024 और अप्रैल 2024 में प्रदान किया गया है। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मिराज शहर के सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अप्रैल 2024 में महाराष्ट्र के मिराज शहर के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है। फिर से उत्तर प्रदेश का दिया गया है कठिया गेहूँ। कठिया गेहूँ बुंदेलखंड का है। तिरंगा बर्फी जो कि वाराणसी का है और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प जो है वाराणसी का है। इन तीनों को जीआई टैग दिया गया अप्रैल 2024 में दिया गया है। देखिए कठिया गेहूँ, तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद है मध्य प्रदेश का है गोंड पेंटिंग और रतलाम रियावन लहसुन। तो रतलाम रियावन लहसुन और गोंड पेंटिंग दोनों को जीआई टैग दिया गया है। गोंड पेंटिंग को अप्रैल 2024 में जीआई टैग मिला और रतलाम रियावन लहसुन को मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। वहीं आंध्र प्रदेश का हो जाएगा नरसापुर क्रोएशिया लेस शिल्प। तो नरसापुर क्रोएशिया लेस शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, मार्च 2024 में दिया गया है। उसके बाद है असम का माजुली मास्क या मुखौटा जो होता है, इसको जीआई टैग दिया गया है और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। देखिए माजुली जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा एक द्वीप है। यहाँ पे मास्क और मुखौटे को जीआई टैग दिया गया है और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया जो कि असम का है। इसे मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद है त्रिपुरा के माताबाड़ी पेड़ा, रेगनाई पचरा टेक्सटाइल, रिसा आदिवासी पोशाक, इन तीनों को जो है मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे माताबाड़ी पेड़ा, रेगनाई पचरा टेक्सटाइल और रिसा आदिवासी पोशाक जो है इन्हें त्रिपुरा के हैं, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है उड़ीसा। देखिए उड़ीसा का है चांदी तरकसी या सिल्वर फिलिग्री बोलते हैं इसको। तो चांदी तरकसी को जीआई टैग दिया गया है जो कि उड़ीसा का है, मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के यह सांझी क्राफ्ट जो है मथुरा, इसे जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद लौंगलत्ता और लाल पेड़ा यह भी उत्तर प्रदेश का है, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद है गुजरात का कच्छी खरेक खजूर है।
तो कच्ची खजूर को जनवरी 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है और उत्तर प्रदेश के ही हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू जो हैं इनको भी जनवरी 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। देखिए, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य जो हैं, सबसे पहले विषय दिया हुआ है, फिर उसके बाद लक्ष्य का वर्ष दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य। तो यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 घोषित किया गया है। पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण एवं इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2030 तक है, तो इसका लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। भारत को टीबी मुक्त बनाना है, तो यह 2025 तक इसका भी लक्ष्य है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, यह भी 2025 तक रखा गया है। तो 2025 तक जो भी है इसको आप लोग याद रखिएगा कि यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 तक है। पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण 2025 तक है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। भारत को टीबी मुक्त बनाना, यह भी 2025 तक है। और पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य जो है यह भी 2025 तक रखा गया है। उसके बाद है नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य। तो नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य मार्च 2026 तक है। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना 2027-28 तक इसका लक्ष्य है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य जो है 2028 तक है। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। तो देखिए, नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य 2026 तक है। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2027-28 है। उसके बाद चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य भी है 2028 है। और 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, यह भी 2030 तक है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य, यह भी 2030 तक है। और कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, यह भी 2030 तक रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य जो है यह भी 2030 तक रखा गया है। और साथ ही देखेंगे कि भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, तो भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है यह भी 2030 तक है। और HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य यह भी 2030 तक रखा गया है। उसके बाद है भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो है 2030 तक है। और भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक है। याद रखेंगे कि भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक है। और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। वहीं तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक है। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक का है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक है। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। साथ ही देखेंगे हम लोग कि पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य जो है 2047 तक है। और मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2050 तक है। और भारत द्वारा नेट जीरो या शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2070 तक है।